और असली जो बिगन की जड़ है, जो रोड़े की जड़ है, वो रोड़े की जड़ है ये जाट सेवा संघ की ट्रस्ट डीड है। जब ट्रस्टी चाहे तो निकाल सकते हैं इसको, नहीं तो ये ऐसा तो कोई कानून नहीं है, ट्रस्टी ना चाहे ये फिर भी कब्जा करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कब्जा कर लेंगे, इसके मालिक बन जाएंगे। गलत कर रहे हैं। हाँ। और ये प्रॉपर्टी है सारे समाज की। हाँ। तो कोई आम आदमी, मेरे जैसा, आप जैसा आदमी भी कोर्ट में इनको चैलेंज मलिक इसको बेच देगा, तो ये शक है जो जायज है उनका, ये सदा तक रहेगा इसमें। अब ये है, अब इसका बेटा रहेगा, ट्रस्टी है। हाँ। बट ट्रस्टी अगर एक ही आदमी की फेवर के बनते गए, हाँ, या एक ही आदमी की पसंद के बनते गए, हाँ, फिर तो गलत है। मैं ये तो फिर उसको कैसे? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, दुनिया तो सामाजिक थी लेकिन वो हो गई राजनीतिक। अपने लालच की वजह से, अपनी चौधराट की वजह से, अपना नाम चमकाने की वजह से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जाट सेवा संघ, जो छोटू राम धाम बनावा जसिया का, वहां पर जाट सेवा संघ कार्य कर रहा है। और उसकी अब चौधराट की जंग खुलकर लोगों के सामने आई। कुछ दिन पहले जसिया के अंदर वहां पर एक महापंचायत बुलाई गई खापों की, और वहां जिस प्रकार की भाषा शैली थी, जिस प्रकार के तीर चले, उसे साफ साफ ये लग रहा था कि जो लोग सेवा करने के लिए आए थे, अब कहीं न कहीं वो लोग आपस में चौधराट की जंग में उलझ कर रह गए हैं। और असली जो बिगन की जड़ है, जो रोड़े की जड़ है, वह रोड़े की जड़ है ये जाट सेवा संघ की ट्रस्ट डीड है। इस पर विवाद है, इस पर रोड़ा है, इसके अंदर एक सेटलर शब्द है। उसको लेकर एक ग्रुप जो यशपाल मलिक से खिलाफ वाला ग्रुप है, उस ग्रुप को यह दिक्कत है कि सेटलर शब्द गलत है, और सेटलर शब्द की वजह से यशपाल मलिक जी इस छोटू राम धाम पर कब्जा कर लेंगे और जो उनके दिल में आएगा वो करेंगे। हो सकता है वो इसको बेच भी दें, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनका शक शुबा है। क्या ये सच्चाई है? क्या ये जायज है? क्या ये बिल्कुल हो सकता है? साथियों, आज इस ट्रस्ट डीड का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये जाट सेवा संघ की ट्रस्ट डीड है साथियों, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील साथी हैं सुनील शोरान जी, और वो आज ग्रामीण भारत मंच पर मौजूद है। सबसे पहले तो शोरान साहब, आपका ग्रामीण भारत के मंच पर स्वागत है। धन्यवाद पुनिया साहब, आपने अपने इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर और इतने इंपॉर्टेंट इश्यू पर अपनी बात रखने के लिए मुझे इनवाइट किया, बुलाया, मुझे अपने शब्द कहने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। ये मैंने इसको बिगन की जड़ कह दिया। हाँ, और बिगन की जड़ है, अगर आप सारा ये मामला देखोगे ना शोरान साहब, ये बिगन की जड़ है। सबसे पहले तो हम, ताकि लोगों को लगे कि बिल्कुल साथियों हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, हम किसी के साथ नहीं है। आप ये बता दीजिए, आपके चौधरी यशपाल सिंह मलिक के साथ कोई रिश्ते हैं, या जो मौजूदा प्रधान हैं रणधीर कड़ोदा ग्रुप, उसके साथ आपके कोई रिश्ते हैं? भाई पुनिया साहब, मैं यशपाल मलिक को इतना ही जानता हूं जितना एक आम हरियाणवी जानता है, क्योंकि जब आरक्षण आंदोलन के लिए घुमा फिरा करते थे तो इनका नाम न्यूज मीडिया में आता था, हम भी सुनते थे। विजिलेंट हैं, चीजों की जानकारी रखते तो इनका नाम जानते थे। उसके बाद जो आंदोलन हुआ, आगे बढ़ा और जसैया में सब कुछ चीजें हुई, तो न्यूज पेपर के माध्यम से या कभी कभार सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इनको जानता हूं, इससे ज्यादा मैं जानता। और ये जो नए प्रधान बने हैं, इसके बारे में तो नाम ही मैंने आज पहली बार सुना है। तो आपने इसका पोस्टमार्टम करना बिना लाग लपेट के, और बिल्कुल स्वतंत्र व्यूज होने चाहिए। पुनिया साहब, मैं जब आप मुझे मौका देंगे, इससे पहले पर मैं शुरुआत में एक बात आपके साथ रखना चाहूं कि हमारे खापों का या हमारा क्या कैरेक्टर है। देखो, हमने इसका नाम ये तो देख लिया, जाट सेवा संघ, मतलब JSS, RSS से मोटिवेट होके, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से मोटिवेट होके उसकी नकल तो मार ली, लेकिन अपना चरित्र हमने चेंज नहीं किया। हमारा जो कैरेक्टर है लड़ाई झगड़े का, हमने वही रखा। भाई साहब, एक ऑर्गेनाइजेशन आज से 100 साल पहले शुरू हुई, एक व्यक्ति ने उसको शुरू किया, आज दुनिया में वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूज कर, देखो मैं उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाना चाहता, मैं उसको पसंद करता हूं ना पसंद करता हूं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके डिसिप्लिन, उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं,
एक साथ वो 60 से ज्यादा प्रकल्प चलाते हैं और आप कभी कभी छोटा सा खुड़का भी हो ना, ऐसा आपको सुनने में नहीं आएगा। और यहाँ मुश्किल से गलती से एक काम इन्होंने शुरू किया है जिसमें करोड़ों रुपए जाटों ने अपने दिए हैं और ये इस चीज के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिए। और ये पहली बार नहीं है, जाटों की कोई मीटिंग आप देख लो, शेम, कोई मीटिंग देख लो, बिना रोड़ा का ये चौधरी आप डले बड़े बड़े खंडों मांडनी है, बिना रोड़ा के कदे उतरे नहीं, एक दूसरे ने देख की राजी नहीं, एक दूसरे पे छिटा कसी ने करनी। यही यशपाल मलिक एक दिन तो इन जाटों का कति वो रखा था, मसीहा था। आज इसने कहा मम निबड़न दी। उसके बाद एक आया राकेश टिकैत, एक दिन वो रोया तो सारा हरियाणा उसका गैल होलियर बोर्डरा बजा के बैठ गया। आज उस राकेश टिकैत ने बढ़न नहीं दी। तो भाई वो अपना जो चरित्र हो रहा है लड़ाई झगड़े वाला, यो चरित्र आप इसमें भी लेके बैठ गए हैं। लो ये पकड़ो आप और इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो। आपने पढ़ लिया अच्छे से? हाँ, मैंने इसको पढ़ लिया अच्छे से पढ़ लिया। ये कोई भी कॉमन ट्रस्ट डीड होती है वैसी एक ट्रस्ट डीड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। किसी भी और ये कोई स्पेशल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन आपको सब कहते मिल जाएंगी। जब आप कोई ट्रस्ट डीड रजिस्टर कराओगे तो वो पकड़ा देंगे आपको, सिर्फ आप इसमें नाम नंबर बदलते हो और कुछ नहीं, बाकी सब चीज सेम रहती है। जैसे आपने कंट्रोवर्शियल बात बताई, इसमें एक शब्द है सेटलर। सेटलर होता है ऑथर ऑफ द डीड, मतलब डीड लिखने वाला, डीड का रचयिता। हाँ डीड का रचयिता। रचयिता। हाँ, तो कोई तो रचयिता होगा, कोई तो होगा जाके लिखेगा भाई। तो वो इसका जो डीड का रचयिता यशपाल मलिक है, बियॉन्ड इसके एज ए सेटलर उसके पास कोई पावर नहीं है। अच्छा। हाँ, वो पहला ट्रस्टी है, मतलब इसमें 15 ट्रस्टी हैं, तो वो पहला ट्रस्टी है, इज द ऑथर ऑफ द डीड, और वो पहला ट्रस्टी है। बाकी सब ट्रस्टीज हैं, सब ट्रस्टीज के पास अपनी पावर्स, ट्रस्टीज के पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ट्रस्ट उनकी पावर्स हैं। मेजोरिटी में मिलके वो कोई फैसला लेते हैं, उन्हीं में अपना कोई अपना डायरेक्टर, चेयरमैन और वो सब नियुक्त करते हैं, अपना सेक्रेटरी बनाते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ भी कब्जा करेंगे ऐसा कहा जा रहा है कि वो कब्जा कर लेंगे, इसके मालिक बन जाएंगे। इसके भी कब्जा तो अगर वो 15 के 15 का जो माइंडसेट सेम है तो कब्जा तो है ही, अकेले किसी का कब्जा नहीं है। लेकिन 15 के 15 एक माइंड से चल रहे हैं, जो कोई भी है, आज के या पुराने या पहले वाले, अगर उनका एक सिंगल माइंडसेट है तो कब्जा उनका है ही, उनके अच्छा। पास सारी पावर्स हैं। इस ट्रस्ट डीड के अनुसार वो प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, वो रेंट आउट भी कर सकते हैं, वो लीज आउट भी कर सकते हैं, और ट्रस्ट के इंटरेस्ट में अगर उन्हें कोई चीज लगती है तो वो लीज इन भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ट्रस्ट के इंटरेस्ट में हो। यस। अब ये इसके अंदर एक प्रॉपर वर्ड है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रस्ट, वो क्वेश्चनेबल हो सकता है। हो सकता है कि मुझे और आपको उसमें लगे कि जो ये कह रहे हैं कि दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रस्ट, बट इंटरेस्ट ऑफ द ट्रस्ट होने की बजाय किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट में जा रहा है तो वो चैलेंजेबल है। आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और आप इसको समझो लीगल भाषा में, छोटा सा हम सरल भाषा में समझाएं। लग रहा हमें कि जो ट्रस्टी हैं या जो लोग इससे जुड़े हुए जाट सेवा से गलत कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी है सारे समाज की, तो कोई आम आदमी मेरे जैसा, आप जैसा आदमी भी कोर्ट में इनको चैलेंज कर सकता है। आप इसको इस प्रकार समझें, ये एक लीगल एंटिटी है। जैसे मैं और आप लीगल एंटिटी हैं, ऐसे ही ये ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी है। और ये जो ट्रस्ट है, ये आप इसको इस बियॉन्ड भी जा सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट की इससे बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो ये सब की चीज है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई हुई कोई चीज है। लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? तो जो मैनेजमेंट है वो जो ट्रस्टीज होते हैं उसको मैनेज करेंगे, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड करेंगे। ऐसे नहीं कि कानून से बाहर जाके करेंगे। अगर वो कहीं भी कानून से बाहर जाते हमारे को दिखते हैं तो ये अंडर आरटीआई है। आप आरटीआई लेके उसकी नकल ले सकते हो, उसकी डे टू डे फंक्शनिंग को देख सकते हो, और उसमें आपको कहीं भी कोई गुंजाइश नजर आती है कि इसमें कुछ गलती है तो उसको चैलेंज कर सकते हो, मुकदमा दर्ज करा सकते हो, कैंसिल करा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा सकते हो, ये तक करा सकते हो कि ये पांचों इसकी मैनेजमेंट ना देखें, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मैनेजमेंट देखे, ऐसा भी आप करा सकते हो। अच्छा भाई, उसके पास चली जाए, प्रशासन के पास चली जाइए, जैसे एसडीएम के हाथ में आ जाता है। जैसे हमने बहुत से इंस्टीट्यूट है देखे, जैसे जाट इंस्टीट्यूट या कोई भी, जैसे दादरी में तो वहां भी एक स्कूल था, वो भी इंस्टीट्यूट था, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार भी अपने हाथ में ले सकती है अगर उसको कहीं भी कैसे भी ये नजर आता है कि जो चीजें हैं वो प्रॉपर नहीं हो रही हैं। इसमें एक बात बार बार कही जा रही है, यशपाल मलिक इसको बेच देगा, तो ये शक है जो जायज है उनका डर? यशपाल मलिक इसको नहीं बेच सकता। अच्छा। लेकिन अगर वो ट्रस्टी है और रेस्ट ऑफ द ट्रस्टी मिलके इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस ट्रस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बॉडी
उन्हें लगता है कि इसको सेल आउट करना जरूरी है तो सेल आउट किया जा सकता है। सारे ट्रस्टी अच्छा। मेजोरिटी, विद मेजोरिटी, 1/3 मेजोरिटी के साथ। मेजोरिटी में। हाँ, एक बात ये कही जा रही है कि जो सेटलर शब्द जोड़ा गया उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये तो कोई चीज है जिसकी आप फिजूल में किसी बात की आप कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं तो सेटलर वर्ड जोड़ो ना जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है ट्रस्ट डीड में। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है। अच्छा। एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा का ये पार्ट है, उसी का हिस्सा ये है कि एक आदमी इसका सेटलर है। वो सेटलर इसलिए है कि क्योंकि वो फर्स्ट मैन था जिसने इसको शुरुआत की थी। यूं कहा जा रहा है एक पक्ष के द्वारा कि सेटलर जो शब्द है उसकी आवश्यकता नहीं थी, जानबूझकर करा है। इसकी ये कोरी बकवास है, मतलब कोई बकवास है, ये कोई इशू ही नहीं है। इशू ही नहीं है। इशू ही नहीं है, मतलब सेटलर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ट्रस्टी है। हाँ, वो पहला वो ट्रस्टी पहला है। ट्रस्टी है। यही बात है। यही बात है। और वो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आगे, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर 5 साल में 1/3 ऑफ द ट्रस्टीज रिटायर हो जाएंगे और नए ट्रस्टी आएंगे। नए ट्रस्टी आएंगे, वो पुराने ट्रस्टीज हैं उनके कंसेंट से आएंगे। तो ये जो सेटलर है ये रिटायर भी हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेगा। ये यशपाल मलिक रिटायर हो जाएगा, मतलब ये सारे ट्रस्टी मिलकर इसको निकाल सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। ये ट्रस्टी चाहे तो इसको री इंडक्ट कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं, दोबारा लेकिन ला सकते रिटायरमेंट इसकी हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिटायर हो जाएगा। ऐसा एक शक कहा सुबह किया जा रहा है, ऐसा डाउट है दूसरे ग्रुप को। सदा तक रहेगा इसमें। अब ये है, अब फिर इसका देखो, बेटा रहेगा। ये जो बात, ये जो उनकी डाउट है, ये डाउट सही है। ये इसलिए मुमकिन है कि जिस दिन ये ट्रस्ट बना उस दिन जो 15 ट्रस्टी बने वो सब उसके विचारों के थे, उसकी सोच के थे, उसके मानने वाले थे। ऐसा मुमकिन है। अगर ये ट्रस्टीज आगे नए नंबर ऑफ ट्रस्टीज नहीं इंक्रीज करते हैं या ट्रस्टीज कर दिए, अब 22 बना दिए हैं। हाँ, तो अब जब न्यू नंबर ऑफ ट्रस्टीज आ गए हैं और वो, अब मैं बता रहा हूं, वो बात है उनकी दिमाग की कि वो ट्रस्टीज प्रो यशपाल मलिक हैं या अगेंस्ट यशपाल मलिक है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो प्रो है तो कंटिन्यूस रहेगा, अगर वो अगेंस्ट है तो वो हट जाएगा। जितने भी उसके विपक्ष के लोग हैं ये सब ऐसा कह रहे हैं कि ये तो परमानेंट रहेगा, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं तो बात अलग कह रहे हैं। हाँ, आप तो ये कह रहे हैं कि जब रहेगा जब ट्रस्टी चाहेंगे। हाँ, जब ट्रस्टी चाहे तो निकाल सकते हैं इसको, नहीं तो ये ऐसा तो कोई कानून नहीं है, ट्रस्टी ना चाहे ये फिर भी रहे। नहीं, ट्रस्टी नहीं चाहेंगे तो वो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये क्लियर है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये क्लियर है, इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है जी। ये क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है उनका। हाँ। सामने वाला जो ग्रुप है उसका बड़ा पॉइंट है। उनका ये कहना है कि इन्होंने किसी बोलचाल में ये कह दिया था जो मौजूदा चेयरमैन है कि आप 2 साल के और मैं 100 साल का। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जैसे इसलिए टेन्योर ऑफ द ट्रस्टी किसी, क्योंकि मैंने बताया कि ये ट्रस्टी एक फर्स्ट ट्रस्टी है। अच्छा, अब इसमें बताया भाई टेन्योर ऑफ द ट्रस्टी, एक ट्रस्टी का कार्यकाल कितना होगा, तो इसमें 4.1 में सीधा लिखा है द टेन्योर ऑफ ट्रस्टी शैल बी मिनिमम 5 years, मतलब कम से कम 5 साल का होगा। 1/3 ऑफ द ट्रस्टी शैल बी लायबल फॉर रिटायरमेंट इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी बेस्ड ऑन देयर अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन एट द एंड ऑफ 5 years। असल हर 5 साल में 1/3 जो है वो रिटायर हो जाएंगे इसके ट्रस्टी। ये बिल्कुल क्लियर कट है इसके अंदर। बाकी ये जैसे कहता है कि द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शैल बी एट लिबर्टी टू फिक्स एनी टर्म फॉर ए ट्रस्टी बियॉन्ड 5 years इफ दे थिंक फिट यूनानिमसली। अगर वो सब मिलके, सारे मिलके ये चाहे कि किसी की, जैसे ये कंट्रोवर्शियल लाइन है कि अगर वो सब ट्रस्टी यूनानिमसली, मतलब सारे मिलके चाहें तो किसी का पीरियड जितने दिन चाहे उतने दिन तक उसका बढ़ा सकते हैं यूनानिमसली। हाँ, अच्छा, ये सारे ट्रस्टी मिलके, सारे ट्रस्टी मिलके। लेकिन ये नहीं है कि बस सारे ट्रस्टी खिलाफ हैं। हाँ, या मेजोरिटी खिलाफ है और वो फिर भी कंटिन्यू करे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये लोग इसको निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये मालिक नहीं है, नहीं, बिल्कुल। और फिर जैसे इसके अंदर 4.2 में ये भी है, इफ ही इज रिक्वेस्टेड टू रिजाइन बाय 2/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज प्रेजेंट इन द मीटिंग और ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और अगर 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज ये कहें कि भाई आप अब रिटायर हो जाएं या आप छोड़ दें, तो भी उसको छोड़ना पड़ सकता है, छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस है। अच्छा, एक ये ट्रस्ट डीड है, ये पूरी है, इसमें बायलॉज वगैरह जो होनी चाहिए वो सारी फॉर्मेलिटीज हैं या इसमें कोई कसर है? देखो, इसके अंदर आप नंबर ऑफ लॉज, नंबर ऑफ कंडीशंस जितने चाहे आप बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है। इसमें ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर कुछ इसमें गलत किया गया हो? नहीं, गलत तो नहीं किया हुआ, लेकिन ऐसा है कि जानबूझकर अपने फायदे के लिए चीजें कर रखी हैं। ये तो प्राइमा फेसा ऐसा दिखता है।
अच्छा, क्या चीज ऐसी इसमें? जैसे भाई वो 15 मेंबर्स हैं, उसके अपने खुद के मेंबर्स हैं। हाँ। अब जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी ही विश लिस्ट से मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे एड्रेस है, वैसे तो एड्रेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एड्रेस से उसको जो सूट करता है वो एड्रेस है, लेकिन वो उस दिन वो एड्रेस था वो तो ठीक है भाई, क्योंकि हाँ, ये भी एड्रेस वाला भी जो एड्रेस है वो दिल्ली का है। हाँ, तो लोगों का कुछ लोगों का ये कहना है कि एड्रेस हरियाणा का होना चाहिए। हाँ, तो ये अब इस पॉइंट में कितना? हाँ, नहीं, इससे असर तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर ये है कि एड्रेस अब उसको जसिया का हो जाना चाहिए। तो दूसरा ग्रुप ये कह रहा है भी जो ट्रस्ट केवल हरियाणा का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का है, दिल्ली का रहे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसे ये भी कंटेंशन जो आर्गुमेंट है गलत है कि ये ट्रस्ट पूरे देश का। ये जरूर है कि पूरे देश से लोग इस ट्रस्ट के अंदर आ सकते हैं। एड्रेस है तो मतलब उसमें आपको कुछ नहीं लगता बे? अब आप इसको समझने की कोशिश ऐसे करो सिंपली कि ये ठीक बात है कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि पूरे देश में कोई भी आदमी आके इसका ट्रस्टी हो सकता है, लेकिन ये ट्रस्ट ऑपरेशनल कहाँ है? ट्रस्ट ऑपरेशन तो जसैया हरियाणा में। हरियाणा में भी पूरे में नहीं, सिर्फ जसैया में है, ठीक है ना? तो वो ये कहना कि क्योंकि पूरे देश का ट्रस्ट है तो इसका ऑफिस कहीं भी हो सकता है, ये बात कम रीजनेबल लगती है। रीजनेबल ज्यादा ठीक ये है कि जसैया के अंदर ही इसका ऑफिस हो, क्योंकि ऑपरेशनल जसैया में है। अच्छा, कल को आप इस जैसे 10 इंस्टीट्यूट्स और आप बना लो और सारे देश के अंदर आप ऑपरेशनल हो जाओ, दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, तब आपका कोई एक सेंट्रल ऑफिस कहीं अलग हो तो भी जस्टिफाइड बात लगती है। लेकिन फिलहाल तो आपकी हालात ये है कि आपको इसको रन करने में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसके अंदर आप हर तीसरे दिन लठ बजाए घूम रहे होते हो, तो आप इसको एक को चला लोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका ऑफिस यहाँ हो तो ज्यादा बेटर है। उनका ये कहना दूसरी पार्टी है कि जब हमने इसका एड्रेस दिया था तब जसिया में कोई कुछ था ही वो नहीं, रीजनेबल, देखो एक दीवार भी नहीं थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ पुनिया साहब, चीजें कुछ जस्टिफाइड दिखती हैं। ये सही है कि उस दिन यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ यही है और चीजें ट्रांसफरेबल है। कर देना चाहिए, एड्रेस को ट्रांसफर कर देना चाहिए। कंफर्ट्स देखो ना यार, ठीक बात है। ईगो नहीं, कंफर्ट्स देखो, रीजनेबिलिटी देखो। कोई भी चीज की, मैं तो कह रहा हूं आपको कि हमने नाम तो चुरा लिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत डिसिप्लिन है, और हमारे पास डिसिप्लिन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब वही हालात जो हमारे हैं, जैसे हमने रखने वैसे के वैसे रखे हुए हैं। अच्छा, जो और ये शेमफुल है पूरी सोसाइटी। देखो पुनिया साहब, मैं आपके इस माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ वो 20 आदमी नहीं देख रहे, पूरी सोसाइटी आपको देख रही है कि आप क्या हरकतें क्या कर रहे हो और आप मैसेज क्या दे रहे हो और आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज मिलने वाला है। अब कोई भी नया इंस्टीट्यूट शुरू करने में आदमी दूसरे वाला, सामने वाला 10 बार सोचेगा। हमारी इतनी बहादुर कौम, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज, पैसे की हमारे पास कमी नहीं, एजुकेशन की हमारे पास कमी नहीं, चीजों को रन करने वालों की हमारे पास कमी नहीं, एजुकेशनिस्ट की हमारे पास कमी नहीं। कमी किस बात की? आपसी विश्वास की और डिसिप्लिन की। अब वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मैंने इस चीज को एस्टैब्लिश किया, अरे भाई तेरे को दिया भी बहुत कुछ है, ये मत सोच कि तूने कुछ किया, तेरे को बहुत कुछ दिया है, इस सोसाइटी ने तेरे को दिया है, तो उसका तो 5% रिटर्न नहीं कर सकता, तेरी आने वाली पुश्ते नहीं तेरे वो रिटर्न कर सकती। और तूने कौम के साथ धोखा भी बहुत किया है। अच्छा, एक बात बताओ आप, जो आप ये जो ट्रस्टी हैं, बट ट्रस्टी अगर एक ही आदमी की फेवर के बनते गए, या एक ही आदमी की पसंद के बनते गए, फिर तो गलत है। मैं ये तो फिर उसको कैसे रोका? मैं ये कह रहा हूं, अगर एक ही आदमी के फेवर के बनते गए तो ये लाजमी है कि फिर वो उसी के फेवर की बातें चलती रहेंगी। उसको रोकने का यही है कि नंबर ऑफ ट्रस्टीज बढ़ाए जाए, ओपन अप किया जाए, एक फीस रखी जाए, और इसमें ये भी ऐड कर दिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं, थोड़ा बहुत ऐड कर दिया जाए तो, क्योंकि ये एक जिस चीज को आप रन करना चाह रहे हो, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके पीछे आपने जो रीजंस दे रखे हैं, भाई हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट खातिर पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया जाए कि जो इसका चेयरमैन होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रेसिडेंट होगा, उसकी एक ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होगी। और फिर उसके बाद आजकल तो क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, तो आपके पास चॉइस हो नंबर ऑफ ट्रस्टीज बढ़ाने का, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने का, और साथ में जैसे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है चुनाव, तो एक रास्ता ये भी हो कि उसका चुनाव के माध्यम से उसको चुना जाए। तो चुनाव कैसे करा जाए? चुनाव जैसे बाय वोट, मतलब मेंबर बनाए जाए, नंबर ऑफ मेंबर्स। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दी जाए और बाय वोट अपने चेयरमैन का चुनाव करें, और उस जिस चेयरमैन का चुनाव करें उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेटअप कर दी जाए, एज सेटअप कर दी जाए, उसका क्राइटेरिया सेटअप कर दिया जाए कि भाई उसने अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। ये सब चीजें की जा सकती हैं, और इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और इससे मोटिवेशन आएगी आने वाली पीढ़ियों को भी। बिल्कुल जी। तो इसमें जो दिक्कत आ रही, सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो ट्रस्टी हैं
कुछ ट्रस्टी एक साइड में हैं और कुछ ट्रस्टी एक साइड में हैं, तो इसका अब क्या हल निकल सकता है? मान लिया ज्यादा हाँ, ट्रस्टी अगर जसपाल मलिक, अरे ये सारे ये 10 12 15 20 ट्रस्टी, 22 ट्रस्टी, ज्यादा 22 तो 22 की संख्या ज्यादा नहीं है। 22 की संख्या को तो क्योंकि पूरा हरियाणा इसमें इन्वॉल्व है, तो एक जैसे हमारी खापें हैं, खापें फैसला करती हैं, खापें इन्वॉल्व होती हैं सब चीजों में, तो सर्व खाप पंचायत बुलाई जा सकती है। सर्व खाप पंचायत में ऐसे व्यूज इनवाइट किए जा सकते हैं और सर्व खाप पंचायत एक साथ बैठ के एक फैसला ले सकती है कि अब हम आगे इसको रन करने के लिए ये सब चीजें टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करेंगे। जैसे उन्होंने एक JSS नाम चुराया है, इतनी समझदारी कोई अकलमंद आदमी खापों में ऐसा होगा, मैं मानता हूं। जो अच्छे से इंस्टीट्यूट आज रन हो रहे हैं, जो सोसाइटीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसी सोसाइटी का अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, उसको पढ़ लो और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर लो। अब दिक्कत क्या है, समस्या क्या सबसे बड़ी, अभी खापों ने एक मीटिंग बुलाई थी, अब दूसरा पक्ष आया नहीं, दूसरे पक्ष को भरोसे में नहीं लिया, वो कह रहे हैं हमारे को डर था, हमारे साथ में बदसलूकी हो सकती थी, दूसरा पक्ष आया नहीं। जब तक दोनों पक्ष नहीं आएंगे तब तक खापे क्या कर सकते हैं? नहीं खापे, ये सही बात है, जब तक दोनों पक्ष शामिल नहीं होंगे खापे नहीं कर सकती। लेकिन इस मामले में तो सबसे पहले मैं यशपाल मलिक को ही कहूंगा कि उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बजाय कि कुंडली मार के बैठने पर इसके, उसको आना चाहिए लोगों के बीच में, स्वीकार करनी चाहिए चीजें। और ये जो हम और आप जो डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे नई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करके इसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अब हाँ, वो ये सोचे कि तो ये सब करता रहेगा और तू वहां बैठ के इसको रन कर लेगा, ये भी मुमकिन नहीं। आना तो बिल्कुल देर सवेर आना तो पड़ेगा लोगों को। देखिए अभी भी कुछ भी हो सकता है ज्यादा ट्रस्टी यशपाल मलिक के पास हो, लेकिन रन तो दूसरा गुट कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो मुमकिन है। हाँ। और ये ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट में होता भी है, लेकिन इसमें कानूनी दाव पेच लग सकते हैं। अब जैसे खाता सीज करवा दिया उन्होंने, हो सकता है कल को कोर्ट में ये मामला चैलेंज जाएगा, तो ताला लग जाएगा, जैसे धर्मशालाओं को ताला लगे हैं, मतलब जाट संस्थाओं को ताले लगे हैं, अन्य कोई सामाजिक संस्थाओं को ताले लगे, ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है, दिख ही रहा है, फ्यूचर ही ऐसा दिख रहा है कि इसको ताला लगेगा। जब भाई मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप चीप पॉपुलैरिटी के लिए 2 पैसे आपके पास कहीं से दाएं बाएं लेफ्ट राइट करके आ गए और लोगों को सेंटिमेंट से खेलना शुरू कर दिया, इमोशन से खेलना शुरू कर दिया, कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी। क्योंकि जब देखते थे जो जाट आरक्षण आंदोलन था, जाट आरक्षण के लिए जो एजिटेशन चलती थी, उसमें बहुत पॉलिटिक्स होती थी। हमारे ये अपने आप को झंडा नंबरदार कहने वाले कि हम कौम के लंबरदार हैं, वो कितनी पॉलिटिक्स करते थे, कैसे पॉलिटिशियन से मिलते थे, कैसे लीडर से मिलते थे, कैसे मोटिवेटेड होते थे, कैसे कांग्रेस सरकार में दूसरे रूप होते थे और जब बीजेपी आई तो उनका रूप कैसे बदल गया था। वो हमारे को, हम भूले नहीं उन चीजों को कि जब कांग्रेस सरकार की थी तो आंदोलन कौन से एरिया में होता था, लोग जब सरकार चेंज हुई तो आंदोलन कहाँ ज्यादा उग्र हो गया। ये सब चीजें हम भूले थोड़ी हैं। तो भाई जो तुम कौम के लंबरदार बनते घूम रहे हो, शेमो नहीं हो, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए कि तुम आज इस चीज को, लोगों को इतना पैसा लगवा दिया, लोगों ने अपनी शहादतें दे दी और तुम छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते घूम रहे हो। ठीक बात है। सेकेंडली मैं आपको इससे बताऊं बात, तुमने जिसकी मोटिवेशन ली है तुम उसी को देख लो। आरएसएस में आज तक कभी भी किसी अपॉइंटमेंट के लिए किसी का कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने पूछा तक नहीं भी कौन अगला होगा कौन नहीं होगा, और रिजाइन कर दिया जाता है 1 मिनट के अंदर। अगर तुम्हारे को एस्टैब्लिश करनी है तो सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट होता है उसके पास तो कोई राइट ही नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। सबसे पहले तो उसके राइट छीन लेने चाहिए। नहीं भाई तेरे को हम बताएंगे तेरे को क्या करना है, तू नहीं कि हमारा खुदा बन के नहीं बैठेगा कि तू डिक्टेट करेगा। और तेरा सबसे बड़ा फेलियर तो ये है कि 4 कदम चले नहीं उससे पहले तुम्हारी सांस फूल गई, इसका मतलब तुम्हारे तो फेलियर ही है, हर जगह फेलियर है। अब एक पेच और भी, ये मामला चला कोर्ट में चला गया। हाँ। जो मौजूदा चेयरमैन है वो कोर्ट में जा चुके हैं। हाँ। अब खापे कोई फैसला ले लें, मामला कोर्ट में चला गया है, तो फिर इसके बाद ये मैं अच्छा चलो मैं आपको बताऊं बात, इन खापों की क्या हालत पता है आपको? पर मैं कह रहा हूं पहलू दोनों है। अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट से चलें तो दूसरा काम हो सकता है, लेकिन नहीं चलें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर रखा है भाई साहब। खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है सुरान साहब, मैं क्या कह रहा हूं, खाप कोई मर्जी से थोड़ी आई इस मामले में, बुलाई गई है भाई। यार भाई साहब मैं कह तो रहा हूं, मैं आपकी अगली बात, लेकिन दूसरा ये भी है कि खापों का आज भी भय है। ऐसा नहीं है कि कोई एक डंगा समझदार सा कन्वीनर सब खापों को इकट्ठा कर ले और इनको सबको इकट्ठा करके एक फैसले पर ले आए। मुझे देखो, खाप इंस्टीट्यूशन से मुझे शिकायत भी है, लेकिन खाप इंस्टीट्यूशन पर मुझे भरोसा भी है। देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं भरोसा भी है मुझे, मैं भरोसा भी करता हूं। क्यों भरोसा आपको? मैं उसी चीज को आगे पूछा। खाप का प्रधान गलत हो सकता है, खाप का प्रधान राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, खाप के प्रधान में कमियां हो सकती, कोई व्यक्ति विशेष खराब हो सकता है, परंतु खापे खराब नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं, खापों की सोच खराब और नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं
कि हमारा इतना सुंदर समाज है, जब ये सब बातें, बस इतना है कि एक कोई मुझे ऐसा मुंहफट कहने वाला होना चाहिए। एक हम पंचायत ऐसी कन्वीन हो जाए, लोग इकट्ठे हो जाएं और एक आदमी मुंहफट होकर सारी बातें डिक्लेयर कर देना, भाई हालत हमारी ये हो रही है। तो मैं कह रहा हूं हमारे भाईचारा इतना वहां बैठा मिलेगा जो कहा डट भाई ये बाबा इसका सोल्यूशन कराएंगे, लोग अपने त्याग भी देंगे, तपस्या भी करेंगे और सब कुछ डिक्लेयर भी कर देंगे हमारे को कुछ नहीं चाहिए और इसका समाधान भी हो जाएगा। तो कोई ढंग का कन्वीनर हो तो बन सकती है। हम मोटी मोटी बातों पे आते हैं डीड की, ठीक है। अब इसमें एक तो ये चीज करें कि आप जो पता है वो हरियाणा का हो जाए, दी बेस्ट है, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं कि इसमें सदस्य बढ़ा के चुनाव कराना चाहिए ताकि ट्रस्टी जनता चुने, न कि आप और हम। दो सुझाव। तीसरा सुझाव आपका और क्या है इसके लिए, जिसमें इसके जैसे अब इसके अंदर अमेंडमेंट की गुंजाइश है, इसमें और सुधार किया जाए। इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है। ये जो हम जो बातें कर रहे हैं इसको पेपर पे लाना चाहिए, पेपर पे लाना चाहिए। और फाइनली मैं ये भी कहना चाहूंगा इसमें यशपाल मलिक को तो रिजाइन प्रॉपर्ली कर ही देना चाहिए और कोई हमारे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने सोसाइटी के अंदर अच्छा काम कर रखा है, थोड़े दिन के लिए उन जैसे किसी व्यक्ति को हैंड ओवर कर देनी चाहिए। खापे तो ये कह रही है इन दोनों से रिजाइन ले लो, ठीक कह रही है, और खापे फिर नए आदमी को बनाएंगे। ठीक कह रही है कि किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी जाट समाज के जज को अपॉइंट कर देना चाहिए, या किसी अच्छे एडवोकेट को अपॉइंट कर देना चाहिए, किसी अच्छे रिटायर्ड पुलिस अफसर को कर देना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को कर देना चाहिए, किसी अच्छे समाज सेवक को कर देना चाहिए सॉरी किसी अच्छे पंचायती को दे देना चाहिए। और उसके बाद एक समय सीमा लेके इसके अंदर जो बचे कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जाट समाज में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, इसके अंदर अमेंडमेंट करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यशपाल मलिक से तो पन्ना छुटा लेना चाहिए, मैं ये कहता हूं भी आपको। साथियों, ये विचार रखे एडवोकेट सुनील शोरान ने, और ये राय है एडवोकेट सुनील शोरान की, राय को फाइनल राय नहीं है, ये इनके निजी ही विचार हैं। हम 2-3 वकीलों की और राय लेंगे इस मुद्दे पर, हम बिल्कुल इसका स्वतंत्र विश्लेषण करेंगे कि इसमें खराबी क्या है, इसमें सुधार क्या हो सकता है, क्या मनसा में कोई खोट है, बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे। तो साथियों, आज का ये पोस्टमार्टम कैसा लगा, आज जो हमने चर्चा करी है उस पर आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और हस्ती से। तब तक के लिए राम राम।